बच्चों, क्लास 12th इकोनॉमिक्स सामान्य विद्यालय का आज जेसीईआरटी द्वारा मंथली टेस्ट लिया जा रहा है, जिसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। आपके लिए परीक्षा उपयोगी है। चैनल पर यदि आप पहली बार हैं और इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मित्रों को भी शेयर जरूर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो ये इकोनॉमिक्स, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स जनरल स्कूल का है, आपका जनरल स्कूल का। तो इसका आपका पहला क्वेश्चन है, माइक्रोज जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में कौन सा शब्द है? तो माइक्रोज जो है वो ग्रीक शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है छोटा। तो यहाँ पहला का बी हो जाएगा ग्रीक। किसने कहा है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो ये अर्थशास्त्र के जनक जो हैं एडम स्मिथ, उन्होंने 1776 में राष्ट्रों की संपत्ति और साधनों की खोज नामक किताब लिखा था, जिसमें अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान माना है। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? अभी जस्ट बताए हैं, अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ है। माइक्रोज का अर्थ होता है, तो माइक्रोज जो है उसका अर्थ होता है छोटा अथवा सूक्ष्म। मैक्रो अगर आता तो इसका अर्थ होता बड़ा। तो माइक्रो जो है उसको हम लोग कहेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र, और मैक्रो जो है वो होता है समष्टि अर्थशास्त्र। रिसाव तथा अंतक्षेपण संबंधित है। ये आपका है आय का वृत्ताकार प्रभाव से संबंधित होता है, जहां एक ओर भरण होता है तो एक ओर क्षरण होता है। तो यहाँ पर रिसाव और अंतक्षेप संबंधित होता है आय का वृत्ताकार प्रवाह से। तृतीय क्षेत्र में शामिल है प्रकृति से जुड़ा हुआ जो भी काम होगा, जैसे खेती बाड़ी, मुर्गी पालना, वो सब आपका, या खनन हो गया, ये सब प्राथमिक क्षेत्र के काम होते हैं। वहीं पर निर्माण संबंधी जहां काम आ जाता है, जैसे फूल से अगर हम लोग माला बना रहे हैं, बांस से अगर हम लोग टोकरी बना रहे हैं, भवन बना रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, तो ये आपका द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। और वहीं पर जो संचार है वो सेवा क्षेत्र है, अर्थात ये तृतीय क्षेत्र कहलाएगा। तो यहाँ पर छठा है तृतीय क्षेत्र में शामिल है, तो कौन शामिल है? संचार। आर्थिक क्रिया को स्पष्ट कीजिए। आर्थिक क्रिया वैसा काम होता है जिसको करने से धन की प्राप्ति होती है और जिससे हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। जैसे यदि एक माँ अपने बच्चे का लालन पालन करती है तो उसके बदले उसको कोई पैसा नहीं मिलेगा, तो वो उसका आर्थिक क्रिया नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा गैर आर्थिक क्रिया। और यदि वही माँ नर्स भी है और सरकारी हॉस्पिटल में बच्चों का लालन पालन करती है तो उसके बदले वहाँ उसको पैसा मिलेगा, तो वो उसका आर्थिक क्रिया कहलाएगा। तो यहाँ किताबी भाषा में है कि आर्थिक क्रियाओं का संबंध उन सभी क्रियाओं से है जो मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए सीमित साधनों जिसका वैकल्पिक प्रयोग हो सकता है का उपयोग करते हैं। यहाँ पर है मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए सीमित साधनों, अर्थात पैसा का जिसका वैकल्पिक प्रयोग होता है। पैसा का क्या कर सकते हैं हम लोग? विभिन्न प्रयोग कर सकते हैं। पैसा से हम लोग तरह तरह की चीज़ खरीद सकते हैं, तो उसका हम लोग उपयोग करते हैं। तो आर्थिक क्रियाओं संबंध उन सभी क्रियाओं से है जो मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए सीमित साधनों जिसका वैकल्पिक प्रयोग हो सकता है का उपयोग करते हैं। अगला है उत्पादन संभावना वक्र क्या है? तो उत्पादन संभावना वक्र कुछ इस तरह का होता है, उत्पादन संभावना वक्र, और ये उत्पादन की संभावनाओं को दर्शाता है। मतलब उत्पादन की संभावना को दर्शाने वाले वक्र को उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। दिए हुए साधन से जो हम उत्पादन करते हैं, जैसे इधर गेहूं है, इधर चावल है, तो हम लोग ए संयोग का गेहूं का उत्पादन कितना कर रहे हैं, चावल का कितना कर रहे हैं, कितना संसाधन इसमें प्रयोग हो रहा है, इन्हीं वक्र को हम लोग उत्पादन संभावना वक्र से दर्शाते हैं। किताबी भाषा में है, एक अर्थव्यवस्था में उपलब्ध साधनों एवं उत्पादन की दी गई तकनीक द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं के विभिन्न संयोगों का उत्पादन किया जा सकता है। इन्हीं संयोगों को दर्शाने वाली रेखा को उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। यहाँ पर हो जाएगा आपका वक्र कहते हैं। अगला है समष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं? तो अंग्रेजी भाषा का मैक्रो ग्रीक शब्द मैक्रोस से बना है जिसका अर्थ होता है विशाल अथवा व्यापक। अतः व्यापक अर्थशास्त्र या समष्टि अर्थशास्त्र, मतलब व्यापक अर्थशास्त्र को हम लोग क्या कहते हैं, जिसे समष्टि अर्थशास्त्र भी कहते हैं, के अंतर्गत आर्थिक व्यवस्था का उसके संपूर्ण या समग्र रूप में अध्ययन किया जाता है। एम एच
M.H. स्पेंसर के अनुसार समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध अर्थव्यवस्था अथवा उसके बड़े बड़े हिस्सों से है। इसके अंतर्गत ऐसी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है जैसे बेरोजगारी का स्तर, मुद्रास्फीति की दर, राष्ट्र का कुल उत्पादन आदि, जिनका संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए महत्व होता है। अगला है पीपी वक्र की नतोदरता से आप क्या समझते हैं। पीपी वक्र यहाँ हो गया उत्पादन संभावना वक्र नतोदर क्यों होता है। नतोदर कहने मतलब है ये अच है, इसकी ओर ये क्या होता है, धसा होता है, तो इसको हम लोग नतोदर बोलते हैं। तो ये नतोदर क्यों होता है, कॉनकेव क्यों होता है। तो उत्पादन संभावना वक्र मूल रूप या मूल बिंदु की ओर नतोदर होने का कारण बढ़ती हुई सीमांत अवसर लागत है। उत्पादन संभावना यहाँ वक्र हो जाएगा, उत्पादन संभावना वक्र के दाईं ओर खिसकाव संसाधनों में वृद्धि तथा तकनीकी प्रगति को दर्शाता है। उत्पादन संभावना वक्र बाईं ओर खिसकाव संसाधनों में कमी तथा तकनीकी अवनति को दर्शाता है। अवनति मतलब होता है तकनीक में कमी होना, ह्रास होना, तो ये अवनति हो जाएगा। सीमांत अवसर लागत से अभिप्राय वाय वस्तु के उत्पादन की मात्रा में होने वाली उस कमी से है जो कि x वस्तु की एक अधिक इकाई के उत्पादन के फलस्वरूप होती है जब संसाधनों को y से x की ओर विवर्तित किया जाता है। तो सीमांत अवसर लागत का फॉर्मूला है डेल्टा y की हानि बटा डेल्टा x की वृद्धि। यहाँ आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, आर्थिक समस्या क्या है या क्यों उत्पन्न होती है। तो आर्थिक समस्या मूल रूप से चुनाव की समस्या है। आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के कारण पहला है असीमित आवश्यकताएं। तो मानवीय आवश्यकताएं असीमित होती है, एक आवश्यकता को पूर्ण करते ही दूसरी आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। एक समय में मनुष्य की सभी आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं किया जा सकता है, तो इसके कारण हमारे सामने चुनाव की समस्या आ जाती है। दूसरा है आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर। तो मानव की सभी आवश्यकताओं की तीव्रता एक सी नहीं होती है, अर्थात कुछ अधिक महत्वपूर्ण एवं कुछ कम महत्वपूर्ण होती है। अधिक महत्व वाले आवश्यकताओं की तीव्रता अधिक होती है। तीसरा कारण है साधन सीमित होते हैं। तो साधन सीमित होते हैं का अर्थ है कि साधनों की पूर्ति इनकी मांग की तुलना में कम होती है। चौथा पॉइंट है सीमित साधनों के वैकल्पिक प्रयोग। तो साधन सीमित होते हैं और इनके वैकल्पिक प्रयोग हो सकते हैं। जैसे यदि किसी के पास 500 रुपया का गेहूं है तो वह इससे एक शर्ट या एक जोड़ी जूता या एक किताब खरीद सकता है। मतलब पैसा अगर है तो वो पैसा से क्या खरीद सकता है, शर्ट खरीद सकता है, जूता खरीद सकता है। तो वो हुआ कि साधनों का वैकल्पिक प्रयोग होना। चुनाव की समस्या, तो सीमित साधनों से सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सकता है, अतः साधन को किस आवश्यकता की पूर्ति में कितनी मात्रा में प्रयोग किया जाए यह समस्या उत्पन्न होती, इसे ही चुनाव की समस्या कहते हैं। अगला है पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था में अंतर स्पष्ट करें। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसमें निजी संस्थाएं श्रम, प्राकृतिक संसाधन या पूंजीगत वस्तुओं जैसे उत्पादन के कारकों को नियंत्रित करती है, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था एक आर्थिक प्रणाली है जहां उत्पादन के कारक जैसे श्रम, प्राकृतिक संसाधन या पूंजीगत वस्तुएं सरकार के नियंत्रण में होती है। अगला क्वेश्चन है स्टॉक चर एवं प्रवाह चर में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो प्रवाह को समय की एक निश्चित अवधि के संदर्भ में मापा जाता है। दूसरा अंतर है प्रवाह में समय की अवधि होती है और तीसरा यह एक गतिशील अवधारणा है। जबकि स्टॉक क्या है, तो स्टॉक को निश्चित बिंदु पर मापा जाता है जहां पर वह रुक जाएगा या जमा हो जाएगा। स्टॉक की समय अवधि नहीं होती है और यह एक स्थिर अवधारणा है। इसी का अथवा में क्वेश्चन है रिसाव एवं अंतक्षेपण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित बताएं। तो इसको हम लोग रिसाव को क्या कहेंगे, क्षरण या वापसी, और वहीं अंतक्षेपण को हम लोग कहेंगे भरण, मतलब समावेश करना। तो क्षरण अर्थात रिसाव या वापसी वे प्रवाह चर हैं जिनका उत्पादन की प्रक्रिया अर्थात आय सृजन प्रक्रिया या ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है। मतलब यह उत्पादन की प्रक्रिया या आय सृजन की प्रक्रिया में जो क्षरण है या रिसाव है ये क्या करता है, ऋणात्मक प्रभाव डालता है। इसमें बचत है, आयात है, सरकार द्वारा लगाए गए कर है, ये सभी चर अर्थव्यवस्था में
आय प्रवाह को कम करते हैं। यहाँ पर आपका हो जाएगा आय, इस तरह लिखना है, आय प्रवाह को कम करते हैं। भरण या समावेश वे प्रवाह चर हैं जो अर्थव्यवस्था में उत्पादन की प्रक्रिया में वृद्धि करते हैं। इसमें निवेश, निर्यात, सरकारी एवं परिवार क्षेत्र द्वारा किया गया उपभोग व्यय है। इसके फलस्वरूप विकास प्रक्रिया में वृद्धि होती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये समझिए पेट है, यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, भरण हो रहा है। भरण किस रूप में हो रहा है, तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है आय, मतलब निवेश के रूप में आय बढ़ेगा। जी मतलब सरकारी एवं परिवार क्षेत्र के द्वारा व्यय करना या उपभोग करना, और एक्स मतलब हो गया आपका निर्यात। निर्यात मतलब बाहर सामान बेचेंगे तो उससे मेरा क्या होगा, पैसा प्राप्ति होगा, जिससे क्या होगा, भरण होगा। तो यहाँ पर भरण हो रहा है और ये उत्पादन प्रक्रिया में लगता है और इसी से आय बनता है, उपभोग होता है। उसके बाद यहाँ पर एक रिसाव हो जाता है जिसको हम लोग क्षरण कहते हैं। क्षरण के मतलब बहाव हो जाना, जैसे एस मतलब बचत के रूप में बहाव। जैसे पैसा को यदि हम घर का गुल्लक में डाल देंगे तो वो पैसा मार्केट में नहीं जाएगा, तो वो किसी का आय का स्रोत नहीं बन सकता है। टी मतलब टैक्स, सरकार यदि टैक्स ले लेती है तो उससे भी क्षरण होता है। और एम मतलब होता है आयात करना,